हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए मैथ्स 4 का एक टॉपिक लेके आया हूँ, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो बच्चों ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एकेटीयू एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, एकेटीयू एग्ज़ाम और यूपीएससी के मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यहाँ पर निकालनी है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, जो इक्वेशन होती है द वेव इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक इक्वेशन होती है वेव इक्वेशन, जो इस तरीके से होती है, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर बराबर सी डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। तो दिस इज द वेव इक्वेशन। इसी वेव इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग निकालनी है। तो बच्चों जैसे आपने 9th 10th क्लास में, 11th 12th क्लास में इस तरीके से पढ़ा होगा कि आपके पास एक स्ट्रिंग होती है, ये एक रस्सी होती है, एक रोप होती है, ये उसकी मीन पोजीशन होती है। ठीक है, और आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हल्का सा पुशअप करते हैं, तो जिसके कारण ये स्ट्रिंग इस तरीके से क्या होने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है। तो इसी की इक्वेशन आपको यहाँ पर निकालनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, और इसी की इक्वेशन होती है वेव इक्वेशन। तो इसको कैसे आप लोग निकालेंगे, क्या इसकी इक्वेशन होगी, ये चीज़ हम लोग इस न्यूमेरिकल में यहाँ पर फाइंड करेंगे, इस टॉपिक में फाइंड करेंगे। तो बच्चों जैसे अभी तक आपने मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल्स की हेल्प से आपने यहाँ पर देखा था कि जो फंक्शन होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर उसी को हम लोग यूज़ करेंगे और उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, जो y है वो डिपेंड है x और t पर, तो आप लिखेंगे लेट y बराबर डिपेंड ऑन कैपिटल X, जो फंक्शन सिर्फ ओनली x का होगा, और एक कैपिटल T जो सिर्फ फंक्शन होगा स्मॉल t का। तो जहाँ पर आप बता सकते हैं कैपिटल X इज आ फंक्शन ऑफ ओनली x और कैपिटल T इज आ फंक्शन ऑफ ओनली स्मॉल t। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, डेल इसका y का डेरिवेटिव करेंगे t के अनुसार 2 टाइम्स और x के अनुसार। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं t के अनुसार, x के अनुसार डेल y ओवर डेल x। तो क्या होगा, डेल x अपॉन स्मॉल डेल x और कैपिटल T कांस्टेंट। फिर इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे आप, तो डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर और डेल स्क्वायर कैपिटल x अपॉन डेल x स्क्वायर और कैपिटल T यहाँ पर कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन बच्चों यहाँ पर आपके पास बन गई पहली। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अगेन डेल y अपॉन डेल t करेंगे, क्योंकि इस बार t के अनुसार आपको चाहिए। तो क्या बनेगा, कैपिटल X कांस्टेंट रहेगा, डेल t अपॉन डेल t रह जाएगा। फिर अगेन दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो कैपिटल X बराबर डेल स्क्वायर t अपॉन डेल t का स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास बन गई सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको मेथड ऑफ सेपरेशन की हेल्प से 2 इक्वेशन बनानी है, और दोनों इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो जहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल X डेल स्क्वायर t अपॉन डेल टी का स्क्वायर बराबर c। बच्चों यहाँ पर एक c स्क्वायर और होता है, ये मैं लगाना भूल गया। ठीक है, तो c स्क्वायर एज इट इज़, और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल x का वैल्यू कितना आया, ये आया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे डेल स्क्वायर कैपिटल x स्क्वायर t। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है, आप लोगों को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा, c स्क्वायर t को t वाले के साथ, x को x वाले के साथ पहुँचा दूंगा। तो क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर t अपॉन डेल t का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, c स्क्वायर अप और t बराबर, ये इधर चला जाएगा, डेल स्क्वायर x अपॉन डेल स्मॉल स्क्वायर x, और ये मल्टीप्लाई में है तो बच्चों डिवाइड में चला गया। ठीक है बच्चों, अब इन चीज़ को मैं किसके बराबर मान लूँ, यहाँ पर एक k के बराबर मान लूँ, एक कांस्टेंट टर्म है जो हम लोग शुरू से ही मानते हुए आ रहे हैं अपने तीनों चारों न्यूमेरिकल के अंदर। अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू आप k के बराबर रख देंगे,
1/c² डेल स्क्वायर टी डेल टी का स्क्वायर बराबर के, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा c² टी। तो ये बन गई आपके पास ए इक्वेशन। ऐसे ही इस पूरी इक्वेशन को आप लोग इस x को उठाकर उसके बराबर रख देंगे तो ये बन गई आपके पास बी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके की आपके पास एक पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन बन गई। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। यूज कंडीशन। क्या कंडीशन? सबसे पहले हम लोग केस मान रहे हैं फर्स्ट, क्या, व्हेन के बराबर 0 तो वी हैव, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब हम लोग के की वैल्यू 0 रख देंगे तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर, क्योंकि के का वैल्यू 0 हो गया। ऐसे ही इसमें हम लोग रख देंगे डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 0, क्योंकि के क्या हो गया यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल करूँगा दोनों का, तो क्या बन जाएगा, डेल टी अपॉन डेल टी बराबर C1 बन जाएगा। और इसका फिर अगेन इंटीग्रल करूँगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी C1t प्लस C2। तो इस तरीके से एक इक्वेशन टी की फॉर्म में आ गई। ऐसे ही इसका जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू C3। फिर अगेन इंटीग्रल करूँगा तो कैपिटल एक्स बराबर C3 स्मॉल एक्स प्लस C4 बन गया। तो इस तरीके से कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गया, कैपिटल टी का वैल्यू आ गया बच्चों। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, जो हमने क्या माना था, y बराबर ये चीज़ मानी थी, यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बराबर C3x प्लस C4 मल्टीप्लाई C1t प्लस C2। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये तो पहले केस में हमने ये चीज़ देखा। अब दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं, सेकंड केस। केस सेकंड में मैं क्या रख दूं, वैल्यू ऑफ द के इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी अगर मैं मान लूँ कि जो के का वैल्यू है वो हमेशा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो के बराबर क्या होगा, p² होगा, जहाँ पर p इज एनी नंबर। अगर बच्चों में p का वैल्यू -2 रखता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। अगर 2 रखता हूँ तो जब भी आंसर कैसा मिलेगा, प्लस का ही मिलेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर k बराबर क्या मान लिया, p² मान लिया। अब बच्चों ये वाला p² हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर रख देंगे, तो जिसके कारण डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल टी का स्क्वायर p² c² टी, और बच्चों यहाँ पर रखेंगे तो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और p² एक्स, ये कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर रख दी। तो ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन सकती है, जिसको हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर p² c², और ये भी बन सकती है ऑक्सिलरी इक्वेशन m² बराबर p²। ये स्क्वायर इसके ऊपर पहुंच जाएगा तो बच्चों आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का PC। ऐसे ही ये उधर पहुंच जाएगा तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का PC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसका CF क्या बनेगा, C1 e की पावर PC t, C2 e की पावर माइनस PCT, क्योंकि बच्चों ये t का कोफिशिएंट चल रहा है तो t में आ गया। ऐसे ही इसका क्या बनेगा, C3 e की पावर px प्लस C4 e की पावर माइनस px। ठीक है बच्चों, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, अपने वापस इस वाली इक्वेशन में रख देंगे y बराबर xt में। तो यानी एक इक्वेशन और बन गई, y बराबर C1 e की पावर PCT प्लस C2 e की पावर माइनस PCT, और मल्टीप्लाई में C3 e की पावर px प्लस C4 e की पावर माइनस px। तो बच्चों एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास, ठीक है, और एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, केस थर्ड अप्लाई करना है बच्चों। तो केस थर्ड हम लोग कैसे करेंगे, केस थर्ड, अब मैं क्या मान लूँ कि व्हेन वैल्यू ऑफ द के इज
ऑलवेज नेगेटिव, कि जो वैल्यू के की है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो के का वैल्यू में क्या रख दूं, माइनस पी स्क्वायर। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पी की वैल्यू अगर माइनस के 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, तो पर यहाँ पर माइनस होने के कारण वो कैसे रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू उठा के फिर से हम लोग इसमें और इसमें रख देंगे। तो जहाँ पर क्या बनेगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल टी का स्क्वायर बराबर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ऐसे इसमें रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज, के की जगह क्या रख दूंगा मैं, माइनस का पी स्क्वायर और कैपिटल एक्स रख दूंगा। तो बच्चों ये फिर से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई जिसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर m की वैल्यू यहाँ पर इसके ऊपर अंडर रूट में जाएगा तो ये माइनस प्लस का आई पी सी बन जाएगा, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट हो गया। ऐसे ही बच्चों ये बन गया एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जब इसके ऊपर अंडर रूट जाएगा तो प्लस माइनस का आई पी बन गया। तो जहां पर बच्चों इसका एक सी एफ क्या बनेगा, C1 कोस पी सी टी प्लस C2 साइन पी सी टी। ठीक है बच्चों, तो इसका तो ये बन गया सी एफ। इसका सी एफ क्या बनेगा हमारे पास, सी एफ क्या बनेगा बच्चों, C3 कोस पी एक्स और C4 साइन पी एक्स, क्योंकि बच्चों ये x का फंक्शन है, ये बच्चों t का फंक्शन है। अब ये दोनों वैल्यू उठाकर हम लोग वापस कहाँ रख देंगे, अपनी इस इक्वेशन में रख देंगे। तो जहाँ पर y वैल्यू क्या बन जाएगा, C1 कोस पी सी टी प्लस C2 साइन पी सी टी। ठीक है बच्चों, और एक बन जाएगा C3 कोस पी एक्स प्लस C4 साइन पी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गई, 3 इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग निकालनी है। तो बच्चों अब इनमें से देखना पड़ेगा ये वाली इक्वेशन होगी या ये वाली होगी या ये वाली होगी। तो बच्चों एक बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ, आपने साइन और कोस के ग्राफ पढ़े हैं। जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और जो कोस का ग्राफ होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का होता है ना। तो आपको क्या बताया था शुरुआत में कि जो आपकी वाइब्रेशन होगा वो इस तरीके से होगा, यानी जो वेव होती है वो इस तरीके की होती है। तो जहाँ पर ये वाली वैल्यू और एक्सपोनेंट वाली वैल्यू कभी भी आपको इस तरीके का पीरियोडिक फंक्शन, क्या कह रहा हूँ मैं, पीरियोडिक फंक्शन नहीं दे सकती ये वाली वैल्यू। और बच्चों ये वाली वैल्यू कभी भी आपको पीरियोडिक फंक्शन नहीं दे सकती, ये एक समय बाद रिपीट नहीं कर सकती इक्वेशन को, इस वेव को। परंतु कोस और जो साइन की इक्वेशंस होती हैं वो एक समय बाद क्या होती है, रिपीट होती हैं। तो जिसके कारण इक्वेशन ऑफ वेव या इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कौन सी कहलाएगी, आपकी थर्ड वाली कंडीशन कहलाएगी। तो यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो आप बता देंगे दिस इज द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन या दिस इज द वेव इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वाला डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इन्हें क्या करें, दोबारा से कोशिश करें कि हम लोग समझने इसे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों का पेपर में रिपीट होना ही होना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।